मार्च 2018, ठीक है, पेपर 22। अच्छा, अब ये जो पेपर है इसमें ज़्यादातर थ्योरी के क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो इसमें कैलकुलेशंस आपको नहीं मिलेंगी इतनी, बट इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा थे, ठीक है। तो द ग्राफ शोज sketch of first ionization energy of 6 successive elements in the periodic table, ठीक है। तो ये मतलब 6 एलिमेंट्स हैं आपके पास, और ये सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं, 6 सक्सेसिव एलिमेंट्स, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ है। द लेटर्स आर नॉट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये 3 मार्क्स, ठीक है। तो 3 मार्क्स को आपने जब किस तरह से आप इसको आंसर कर लें कि इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड और इट इज़ द एनर्जी चेंज, या दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is released by 1 mole of atoms, 1 mole of atoms to form 1 mole of gaseous, from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous ions, ठीक है। तो 1 mole of electron releases when 1 mole of electron is removed from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous ion। जैसे लेट सपोज हम कहते हैं कि Na gaseous form में it releases 1 mole of electron to become Na plus gaseous ion, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी। देन नेक्स्ट है स्टेट व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ B इज मच लेस देन दैट ऑफ A। B की आयनाइजेशन एनर्जी A से मच लेस देन क्यों है जी? Why the first ionization energy of B is much less than that A? Why the first ionization energy of B is much less than that of A? हाँ जी, B की आयनाइजेशन एनर्जी A से कम क्यों होगी? शेल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट B जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये किसी हायर एनर्जी लेवल, यानी ये जो इतना बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा होगा? ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू, आप कह सकते हैं कि शेल डिफरेंस है, ठीक है, ये शेल डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ B इज रिमूव फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल, द इलेक्ट्रॉन of B is removed from a higher energy level, ठीक है, it is removed from a higher energy level, ठीक है। और जब हायर एनर्जी लेवल से रिमूव होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर शील्डिंग, ठीक है। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा शेल आ गया तो शील्डिंग बढ़ जाएगी एंड द लेस अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस को रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो जब भी आपके पास एक बड़ा डिफरेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास एक शेल, एक एक्स्ट्रा शेल जो है वो आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? T to T are successive elements in period 3 of the periodic table।
ठीक है, ये P से T तक आपके पास कोई एलिमेंट्स हैं and these elements belong to period 3 of the periodic table. The letters are not the symbols of the elements. On the axis, sketch a graph to show the trend in the atomic radius. To show the trend in the atomic radius of the element P to T. Explain your answer. जी, किस किस्म का ग्राफ बनेगा? एटॉमिक रेडियस का ग्राफ बनाना है। हाँ जी, डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा अक्रॉस द पीरियड। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, तो लेट सपोज अगर आप ये कह रहे हैं कि ये P है तो ये Q R S T, इस तरह से एटॉमिक रेडियस जो है ये डिक्रीज करेगा। इट वुड बी अ डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, ऑन द एक्सिस स्केच द ग्राफ, आपने जस्ट सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ग्राफ जो है ये डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, अब उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है आपने। एक मार्क तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, देन इसकी एक्सप्लेनेशन है। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है एज वी मूव फ्रॉम P टू T, बिकॉज ये एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम P टू T। ठीक है, P से T तक जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इन द सेम शेल। इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग सेम शेल, सो शील्डिंग इफेक्ट सिमिलर है। ठीक है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड शेल्स जो हैं वो श्रिंक कर जाएंगे। ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस स्लाइटली डिक्रीज करता है, तो वो डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको यहाँ पे शो करना होगा। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। अच्छा, इसके बाद ये तो सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2 है कार्बन एंड सिलिकॉन। ये थोड़ा सा जरा कहने के डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कार्बन एंड सिलिकॉन आर एलिमेंट्स इन ग्रुप 14। C60 एंड डायमंड आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। डिस्क्राइब द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड C60। जी, अब ये 2 मार्क्स हैं। तो C60 है, इसका मतलब ये क्या होगा? दिस इज सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, बट अब यानी आपने लैटिस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है, सिंपल मॉलिक्यूलर है, लेकिन क्या है यहाँ पे? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ C60 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो आपके पास C60 मॉलिक्यूल्स होंगे ये एक दूसरे के साथ रेगुलरली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इन एलोट्रोपिक फॉर्म। ठीक है, अगर ये एलोट्रोपिक फॉर्म है तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेगुलर फॉर्म में, क्योंकि एक प्री डिफाइंड शेप होगी, उसमें ये हमेशा अरेंज होंगे। C60 sublimes turns directly from solid to gas at about 800 Kelvin. Diamond also sublimes but only above 3800 Kelvin. ठीक है, तो C60 sublimes at 800 Kelvin, diamond sublimes at 3800 Kelvin. Explain why C60 and diamond sublime at such different temperatures. अब इसमें यहाँ पे ये 4 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों की फोर्सेस को डिस्कस करेंगे कि C60 में कौन सी फोर्सेस हैं। C60 has weak van der Waals forces. C60 has weak van der Waals forces। ठीक है, इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। और डायमंड के केस में क्या है? डायमंड के केस में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इन केस ऑफ डायमंड हैज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, या आप कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये भी कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो which are difficult, the bonds of diamond are the covalent bonds of diamond are difficult to break। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं तो इनको ब्रेक करना
मुश्किल होगा, दे आर डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। और आप ये भी कह सकते हैं कि वैन डर वाल फोर्सेस दिस रिक्वायर्स लेस एनर्जी, उनको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से, हाँ जी क्लियर है यहाँ तक बात, इसमें कोई कंफ्यूजन? जी बेटा यहाँ तक बात क्लियर है सबको? जी सिंपल मॉलिक्यूल है ना बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स डिफाइंड होगा यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि इसमें एक मॉलिक्यूल में टोटल 60 मॉलिक्यूल 60 एटम्स हैं, तो जहाँ पे नंबर्स आपको मालूम हो गए तो दैट मीन्स कि ये सिंपल मॉलिक्यूल है। जाइंट मॉलिक्यूल क्या होता है कि वेयर नंबर ऑफ एटम्स आर अननोन, मिलियंस ट्रिलियंस की तादाद से एटम्स होंगे, तो वो जाइंट मॉलिक्यूल कहलाते हैं। एक C60 और दूसरे C60 के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाएंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज सिंपल मॉलिक्यूलर। हाँ जी क्लियर है बात? C60 forms hydrocarbons with similar chemical properties. C60 form hydrocarbons with similar chemical properties to those of alkenes. One such hydrocarbon is C60H18. State what is meant by term hydrocarbon, which is made up of only hydrogen and carbon. अच्छा जी, describe a test to indicate the presence of double bond between carbon atoms in C60H18. गिव द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। तो टेस्ट वही आपके पास ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट आ जाएगा। ब्रोमीन वाटर इट टर्न्स, इट डीकलराइजेस, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.144 grams of C60 was placed in a 100 cm cube of container of hydrogen gas at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास C60 का मास कितना है 0.144 ग्राम्स, ठीक है, और वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 100 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंटर किया और ये प्रेशर था 1 × 10⁵ पास्कल्स। द कंटेनर वॉज हीटेड टू मेक द C60 and hydrogen gas react. The reaction occurred as shown in the equation. C60 reacts with hydrogen gas to form C60H2X. After the reaction, the container was allowed to cool to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दोबारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए, ठीक है। The pressure decreases to 2.21 × 10⁴ पास्कल। इनिशियली प्रेशर कितना था 1 × 10⁵ पास्कल्स और अब प्रेशर कितना हो चुका है 2.21 × 10⁴ पास्कल्स आफ्टर द रिएक्शन। All the C60 had reacted. Name the type of reaction that occurred. Type of reaction क्या है? Addition reaction, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो yes this is addition reaction। ये क्या है? This is addition reaction। addition reaction है। calculate the amount in moles of C60 that reacted। amount in moles of C60, जी कितने मोल्स आएंगे? मोल्स ऑफ C60 कैलकुलेट करें। Calculate the amount in moles of C60। टू इंटू 10⁻⁴, ठीक है जी। आपने जस्ट सिंपल देख लिया C60 का मास यहाँ पे गिवन है 0.144 ग्राम्स, ठीक है, और C60 मतलब इसका MR कितना हो जाएगा 12 ×
60 दैट इज इक्वल्स टू 720। तो मास गिवन हो तो मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 0.144 mR 720। तो ये आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁴। ये आपने मोल्स कैलकुलेट करनी। देन है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट रिएक्ट विद C60। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कैलकुलेट करने के लिए आपको PV इज इक्वल्स टू, देखें हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपके पास, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें। आपने कार्बन को एंटर किया है किसमें? एक कंटेनर में जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन गैस मौजूद थी, और ये हाइड्रोजन गैस का इनिशियल प्रेशर था। दिस इज द इनिशियल प्रेशर, ठीक है। और फिर आपने कंटेनर को हीट अप किया, दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट कर गई, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर गए, और वंस द रिएक्शन इज फिनिश, नाउ दिस इज द फाइनल प्रेशर। तो मतलब कुछ ना कुछ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर गई है। अब आपने वो उसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मोल्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा? PV इज इक्वल्स टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT। अब प्रेशर कितना लेंगे जी? प्रेशर कितना लेंगे आप? इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि देखिए आपने, हाँ इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे क्योंकि आपने चेंज देखना है, ठीक है बिल्कुल सही है। आपने P इनिशियल माइनस P फाइनल इनटू वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 100 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि मीटर क्यूब में लेना है, अपॉन ये मीटर क्यूब में, अपॉन R की वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है? 20, इसमें ऐड कर दें 273, तो ये हो जाएगा 293, क्योंकि कैल्विन में लेना होगा। तो ये हो जाएगा 293। और P इनिशियल माइनस P फाइनल कर लें आप। इनिशियल प्रेशर कितना था? 1 × 10⁵ पास्कल्स। फाइनल कितना है? 2.21 × 10⁴ पास्कल्स। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो फाइनल आपके पास आंसर आना चाहिए 0.00320। ये मोल्स आ जाएंगे 0.00320। जी बेटा क्लियर है ये बात सबको? माइनस करेंगे ना बेटा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कितनी हाइड्रोजन गैस ने रिएक्ट किया है। हम आपसे क्या पूछा गया? दैट रिएक्टेड विद द C60। तो आपके पास सिलेंडर था, ठीक है, लेट से आप कह रहे हो कि ये आपके पास सिलेंडर था, इसमें पहले से हाइड्रोजन गैस मौजूद थी जिसका प्रेशर था 1 × 10⁵ पास्कल। आपने इसमें ऐड किए कार्बन, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद प्रेशर रह गया 1 × 10⁻, जो भी रह गया 2.21 × 10⁴। तो मतलब ये तो आप कह लें कि विच रिमेन्स, ये हाइड्रोजन गैस वो है जो बच गई है। तो रिएक्ट कितनी करिए? इनिशियल में से जो बच गई है उसको माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा कितनी रिएक्ट करिए। क्लियर? तो ये आंसर आ जाएगा 0.00320। ये मोल्स आ गए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज योर आंसर टू फ्रॉम 2 and 3 टू डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन C60H2X। तो आपको X की वैल्यू देखनी है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पार्ट जो है ये सिर्फ तब है अगर आपने पिछला वाला पार्ट सॉल्व नहीं किया। इफ यू आर अनेबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, assume that 0.00240 moles of hydrogen gas reacted, this is not the correct value। ठीक है, तो याद रखें ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। तो आपने वही वैल्यू लेनी है जो आपने ऊपर सॉल्व किया। अगर आपने ऊपर कुछ सॉल्व नहीं किया तो फिर आप ये वैल्यू ले सकते हैं 0.00240, अदरवाइज आप वही वैल्यू लेंगे जो आपने। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? MR ऑफ द हाइड्रोकार्बन C60H2X। ठीक है, इसका MR फाइंड आउट करना है। हाँ जी,
जी बेटा। तो देखें हमारे पास ये पता लग गया हमें कि ये किसके मोल्स आए हैं, C60 के, ये किसके मोल्स आए हैं, हाइड्रोजन के। तो मुझे ये मालूम है कि लेट्स से हम कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो बना रहे हैं। हमें ये मालूम है कि 2 × 10⁻⁻⁴ मोल्स ऑफ कार्बन, ये कितने मोल्स के साथ, हाइड्रोजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टिंग विद 0.00320 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन का। अच्छा, तो यानी ये आपके पास आ गए कि 2 × 10, ये आपने इक्वेशन, ये सोल्यूशन से आपने देख लिया कि 2 × 10⁻⁻⁴ मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 0.00320 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब उसके बाद आपके पास रेशो क्या है, यानी अगर हम रिएक्शन के हिसाब से यहाँ पे देखें तो C60 1 मोल ऑफ, आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, कि C60 के कितने मोल्स हाइड्रोजन के मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो 1 मोल रिएक्टिंग विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ X, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो आपने सिंपली कहा कि 1 मोल के साथ कितनी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, रेशो मेथड अप्लाई कर दिया आपने। जी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बिकम 0.00320 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻⁴। क्या आंसर आ रहा है ये? ठीक है, तो ये आपके पास x का आंसर आ गया। x का आंसर क्या आ गया, 16। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, x का आंसर आ गया आपके पास, x = 16 और फॉर्मूले में क्या है, 2x है, तो मतलब 2 × 16 कितना हो जाएगा, 32। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C60H, 16 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 32, क्योंकि 2x करना था हमने फॉर्मूले में। हाँ जी, क्लियर है ये बात? जी, बाकी सबको भी क्लियर है? हाँ जी बेटा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, सिलिकॉन शोज द सेम काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एज डायमंड, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर शोन बाय सिलिकॉन। जी, तो सेम एज डायमंड है, तो दैट मीन्स के दिस वुड बी जाइंट मॉलिक्यूलर, ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर बता दिया। और बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, इट वुड हैव लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, when silicon reacts with magnesium, Mg2Si forms. Mg2Si is thought to contain the Si4- ion. State the full electron configuration of Si4- ion. Si4- की आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब सिलिकॉन के पास आपने सिंपल देख लेना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स के कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए इसने, सॉरी गेन करेगा। Si14 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो Si4- मतलब 4 गेन किए, तो टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ये Si4- की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सॉलिड Mg2Si reacts with dilute hydrochloric acid to form gaseous SiH4। ठीक है, मैग्नीशियम silicide reacts with hydrochloric acid to form SiH4 and a solution of magnesium chloride. Write an equation to show the reaction of solid Mg2Si with dilute hydrochloric acid। तो सब कुछ तो इन्होंने बता दिया, सिर्फ आपने इक्वेशन लिखनी है। Mg2Si reacts with HCl to give SiH4 plus magnesium
क्लोराइड MgCl2, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल एज वेल। तो सॉलिड Mg2Si है, HCl एक्वस है, SiH4 गैस है, स्टेट मेंशन है, MgCl2 एक्वस है। लास्ट थिंग आपने क्या करना है, इसको सिंपल बैलेंस करना है। तो HCl के साथ 4 आ जाएगा और MgCl2 के साथ 2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी। प्रेडिक्ट द शेप ऑफ SiH4 मॉलिक्यूल। जी शेप क्या होगी इसकी? SiH4 शेप टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है SiH4 reacts spontaneously with oxygen to produce a white solid. To produce a white solid, SiH4 reacts spontaneously with oxygen to produce a white solid and a colorless liquid that turns anhydrous copper 2 sulfate blue. No other products are formed. Write an equation for the reaction of SiH4 with, चलिए ये इक्वेशन आप बताएंगे मुझे। हाँ जी, सिलिकॉन SiH4 reacts with oxygen, क्या बन रहा है? वाटर एंड SiO2, ठीक है जी। व्हाइट सॉलिड क्या है? दिस इज SiO2 एंड अ कलरलेस लिक्विड दैट टर्न एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट ब्लू, दैट इज वाटर H2O। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम एंड इट्स कंपाउंड्स हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स readily with most acids. Write an equation for the reaction of calcium with dilute nitric acid. State symbols are not required. So calcium reacting with dilute nitric acid, क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 लग जाएगा। When calcium metal is placed in dilute sulfuric acid, it reacts vigorously at first. की जगह पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाए तो it reacts vigorously at first. After a short time, a crust of calcium sulfate forms on the calcium metal. A crust of calcium sulfate forms on the calcium metal and the reaction stops. Some of the calcium metal and dilute sulfuric acid remains unreacted. याद होगा आपको सल्फेट्स की solubility कम होती है down the group, तो sulfates are less soluble down the group. That's why this calcium sulfate would be insoluble and दिस गेट डिपॉजिट्स ऑन कैल्शियम। तो लेट से ये क्रस्ट डेवलप हो गया कैल्शियम के ऊपर, ये कैल्शियम सल्फेट का क्रस्ट डेवलप हो गया, ठीक है। सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर दीज ऑब्जर्वेशंस। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि सल्फेट्स, कैल्शियम सल्फेट इज insoluble and it does not react with H2SO4. Calcium was reacting with H2SO4, but calcium sulfate, ये जो रेड लेयर आ गई है कैल्शियम सल्फेट की, यहाँ पे क्या मौजूद है? बाहर H2SO4 मौजूद है, ठीक है। अब अगर कैल्शियम सल्फेट और H2SO4 का कोई रिएक्शन होता तो ये लेयर हट जाती, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये लेयर अपनी जगह पे मौजूद है। इसका मतलब कैल्शियम सल्फेट डज नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एंड reaction would stop. So no reaction occurs when CaSO forms. ठीक है, आप सिंपल कह सकते हैं कि it prevents calcium। जी क्लियर है ये बात? जी बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है कैल्शियम ईथेन डाइओएट इज फॉर्म व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद ईथेन डाइओइक एसिड। कैल्शियम ईथेन डाइओएट फॉर्म व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद ईथेन डाइओइक एसिड। द कंपाउंड कंटेन 1 cation and 1 anion. Draw the dot and cross diagram for the cation present in calcium ethane dioate. Show all the electrons.
तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना है, कैल्शियम का बनाना है, तो आपने लेट्स से कह दिया कि ये न्यूक्लियस इसका, ये फर्स्ट शेल, फिर ये सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर थर्ड शेल आ जाएगा, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये हो गया 18। क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो ब्रैकेट लगेगी और चार्ज आ जाएगा 2+। सो ये कैल्शियम आयन का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर कैल्शियम आयन। ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द एनाइन प्रेजेंट इन कैल्शियम इथेन डाइओएट। एनाइन कौन सा है यहाँ पे? इथेन डाइओएट। ठीक है, इथेन डाइओएट मतलब ये इथेन डाइओइक एसिड से बना है। इथेन डाइओइक एसिड क्या है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, OH। दिस इज इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, याद रखना ये क्या है? डाइओइक एसिड है। अब अगर इसमें से हम H हटा दें, ये H रिमूव कर दें, यहाँ से भी H रिमूव कर, एसिड क्या करता है? H लॉस करता है, और इधर भी चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस, और इधर भी चार्ज आ जाएगा माइनस। सो नाउ दिस इज इथेन डाइओएट आयन। ये बन गया इथेन डाइओएट आयन। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, इथेन डाइओएट क्लियर है सबको? Calcium chlorate is used as an alternative to sodium chlorate. Sodium chlorate in some household products. Suggest a use for calcium chlorate. हाँ जी, कैल्शियम क्लोरेट का यूज बताएं। ये कह रहे हैं कि इसको अल्टरनेटिव के तौर पे, सोडियम क्लोरेट के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज करते हैं, तो इसका क्या यूज हो सकता है? हाँ जी, जल्दी से बताएं, ये तो आसान सवाल है। कैल्शियम क्लोरेट को कहाँ पे यूज करेंगे? ब्लीच के तौर पे। ठीक है, दिस इज यूज्ड एज ब्लीच, क्योंकि सोडियम क्लोरेट इज यूज्ड एज ब्लीच, तो आप उसको अल्टरनेट के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो ये भी ब्लीच है। द क्लोरेट आयन इज फॉर्म्ड व्हेन कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन। राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, स्टेट सिंबल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आयनिक इक्वेशन लिखनी है व्हेन क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन क्या है? ClO माइनस, सॉरी फॉर्मेशन का बनाना है हमने। व्हेन कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि आयनिक इक्वेशन है तो हम सिंपल लिख देते हैं OH माइनस। दिस फॉर्म्स NaCl, NaCl में आप सिंपल Cl माइनस शो करेंगे, प्लस सोडियम क्लोरेट, तो सिंपल क्लोरेट आयन ClO माइनस प्लस H2O। ठीक है, ये आपकी आयनिक इक्वेशन बन जाएगी। आप पूरी इक्वेशन बना के देख लें। पूरी इक्वेशन क्या होती है? Cl2 प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस NaClO प्लस H2O। अब इसमें क्या होता है कि जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आ रहा है वो रहेगा, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्लोरीन जो है वो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +5, सॉरी +1। तो इसका मतलब क्लोरीन को आप कैंसिल नहीं करेंगे, बट सोडियम यहाँ भी +1 है, सोडियम यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, तो सोडियम कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बच गया वो सब आपने लिख देना है। Cl2 प्लस OH माइनस, Cl माइनस, ClO माइनस, H2O वही हमने नीचे लिख दिया। ठीक है जी, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लग जाएगा। क्लियर है ये आयनिक इक्वेशन? हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो चलें इसको भी मैं यहीं तक रख रहा हूँ। कल फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे यहीं से कंटिन्यू करें।